हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंपनी लॉ के अंदर फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का टॉपिक डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि आज हम क्या कुछ सीखेंगे इस लेक्चर में। तो हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, स्टेजेस ऑफ प्रमोशन, प्रमोटर्स के बारे में पढ़ेंगे, इनकॉर्पोरेशन स्टेज क्या होती है, सब्सक्रिप्शन स्टेज क्या होती है एंड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस स्टेज क्या होती है। इन सभी के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि कंपनी की फॉर्मेशन में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप है प्रमोशन स्टेज, सेकंड इनकॉर्पोरेशन स्टेज, थर्ड कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज एंड फोर्थ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस स्टेज। इस पूरे लेक्चर में हम इन्हीं को वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब क्या होता है? प्रमोशन का जो शाब्दिक अर्थ है हिंदी में वो है प्रवर्तन। तो हम गचमैन एंड डिगल के शब्दों में पहले प्रमोशन की डेफिनेशन देखते हैं। प्रमोशन स्टार्ट्स विद द कंसेप्शन ऑफ द आइडिया फ्रॉम विच द बिजनेस इज टू इवॉल्व एंड कंटिन्यूज डाउन टू द पॉइंट एट विच द बिजनेस इज फुल रेडी टू बिगिन ऑपरेशंस इन अ गोइंग कंसर्न। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि प्रमोशन जो है वो कहाँ से शुरू होता है? इट स्टार्ट्स विद द कंसेप्शन ऑफ द आइडिया फ्रॉम विच द बिजनेस इज टू इवॉल्व। यानी कि जहाँ से बिजनेस की शुरुआत होनी है, जिस विचारधारा से बिजनेस को शुरू किया जाना है, प्रमोशन वहाँ से शुरू हो जाता है। एंड कंटिन्यूज डाउन टू द पॉइंट एट विच द बिजनेस इज फुल रेडी टू बिगिन ऑपरेशंस इन अ गोइंग कंसर्न। यानी कि ये तब तक चलता रहता है जब तक कि बिजनेस पूरी तरह से डेवलप ना हो जाए और एक चलती हुई संस्था के रूप में ना बन जाए। यानी कि प्रमोशन वहाँ से शुरू हो जाता है जहाँ से बिजनेस का आइडिया आ जाता है और ये तब तक चलता रहता है जब तक कि बिजनेस प्रॉपरली स्टार्ट ना हो जाए। प्रमोशन में कौन कौन से स्टेजेस हैं, अब हम इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आती है डिस्कवरी ऑफ आइडिया। यानी कि जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बनानी है, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन को बनाना है, उन सब से रिलेटेड जितने भी आइडियाज़ हो सकते हैं उनके बारे में खोज की जाती है, उनको इकट्ठा किया जाता है। उसके बाद जो आइडियाज़ इकट्ठे किए हैं उसके ऊपर डिटेल में काम किया जाता है। यानी कि डिटेल इन्वेस्टिगेशन की जाती है, किससे रिलेटेड, कितनी कैपिटल चाहिए और वो कैपिटल कहाँ कहाँ से अरेंज की जाएगी, उसके सोर्सेज, रॉ मटेरियल कितना चाहिए होगा, लेबर कहाँ से अरेंज की जाएगी, कंपनी का साइज़ क्या होगा, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन कैसे की जाएगी, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कैसी होंगी, ये सभी चीज़ों को डिटेल में इन्वेस्टिगेट किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज है असेंबलिंग। यानी कि चीज़ों को इकट्ठा किया जाता है। कौन कौन सी चीज़ों को? वो सभी चीज़ें जो एक कंपनी को बनाने के लिए, चलाने के लिए ज़रूरी होती हैं, उन सबको एक्सपर्ट्स और स्पेशलिस्ट की हेल्प से इकट्ठा किया जाता है। नेक्स्ट स्टेज है फाइनेंसिंग द प्रोपोजिशन। यानी कि फाइनेंस से रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट है उनको असेस करना, उनको डिटरमाइन करना, फाइंड आउट करना और ये देखना कि वो फाइनेंस कहाँ से अरेंज किया जाएगा। तो ये थी प्रमोशन के अंदर डिफरेंट स्टेजेस। नेक्स्ट है प्रमोटर्स। प्रमोटर्स कौन होते हैं? प्रमोटर्स ही बेसिकली वो व्यक्ति होते हैं, वो लोग होते हैं जो प्रमोशन का काम करते हैं, जो कंपनी को शुरू करने से रिलेटेड सारे काम करते हैं। तो हम जस्टिस CJ कॉकबर्न के शब्दों में देखते हैं, अ प्रमोटर इज वन हु अंडरटेक टू फॉर्म अ कंपनी with reference to given project and to set it going and take the necessary steps to accomplish that project। यानी कि जब प्रमोटर यानी कि प्रवर्तक, ठीक है, प्रवर्तक वह व्यक्ति है जो पूर्व निश्चित उद्देश्यों के आधार पर कंपनी के निर्माण का दायित्व लेता है और अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक कदम उठाता है। कि कंपनी के एस्टैब्लिशमेंट को लेकर ये काम शुरू करता है और कंपनी को सक्सेसफुली लॉन्ग रन में ले जाने से रिलेटेड सारे काम प्रमोटर ही करता है। गचमैन एंड डगल के शब्दों में अगर हम देखें, प्रमोटर इज द पर्सन हु असेंबल्स द मैन, मनी एंड मटेरियल इनटू अ गोइंग कंसर्न। यानी कि प्रवर्तक वो व्यक्ति है जो व्यक्तियों को, पूंजी को और उपकरणों को एक चालू संस्था के रूप में एकत्रित करता है। यानी कि सभी चीज़ों को इकट्ठा करता है ताकि एक कंपनी बनाई जा सके।
अब आता है कि जो प्रमोटर्स हैं उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले है पर्सन, कि जो प्रमोटर है उसमें हम कौन कौन जो लोग हैं वो प्रमोटर हो सकते हैं। कोई इंडिविजुअल प्रमोटर हो सकता है, कोई पार्टनरशिप फर्म प्रमोटर हो सकती है, कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन प्रमोटर हो सकती है, या फिर कोई कंपनी भी प्रमोटर हो सकती है। देन आइडिया ओरिजिनेशन, अभी हमने डिस्कस किया कि प्रमोटर ही वो व्यक्ति होते हैं जिनके दिमाग में कंपनी को बनाने से रिलेटेड सबसे पहले आइडिया आता है। तो वो किस किस तरह से आइडियाज़ पे काम करते हैं, वो कंपनी के फॉर्म डिसाइड करते हैं, उसका रूप डिसाइड करते हैं, कंपनी की नेचर कैसी होगी, कौन से प्लेस पर बनाई जाएगी, इस्टेब्लिश की जाएगी, और जो कैपिटल है वो कहाँ कहाँ से अरेंज की जाएगी। जब वो इन सभी चीज़ों को इकट्ठा कर लेते हैं, सभी आइडियाज़ को इकट्ठा कर लेते हैं, फिर वो एक्सपर्ट्स और स्पेशलिस्ट की हेल्प से उसको प्रैक्टिकल शेप देते हैं, यानी कि उसको व्यवहारिक रूप देते हैं। फिर आता है कि जो प्रमोटर्स हैं इनके फंक्शंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि ये रिस्क टेकर होते हैं, यानी कि जोखिम उठाने का काम करते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि इनके अपना पैसा लगाकर इतनी सभी चीज़ों को इकट्ठा कर कंपनी को शुरू करते हैं, तो जोखिम तो लेते ही हैं। इनको क्रिएटर ऑफ वेल्थ भी कहा जाता है, कि ये संपदा का निर्माण करते हैं। जब कंपनी बनेगी और वो प्रॉफिट जनरेट करेगी, फिर उन प्रॉफिट्स को दोबारा से इन्वेस्ट किया जाएगा, कंपनी और ग्रो करेगी, तो वेल्थ क्रिएट होती है। इनके पास कंपनी से रिलेटेड सभी तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो होती है, तो यानी कि ये जितनी भी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करते हैं। जो प्रमोटर्स हैं ये ज़रूरी नहीं है कि ये मेंबर्स हों, ये रेम्यूनरेशन बेसिस पर भी काम कर सकते हैं, यानी कि इनके लिए ज़रूरी नहीं है कि कंपनी के शेयर्स खरीदें, ठीक है, या कंपनी के सदस्य बने, इनको ये फिक्स्ड रेम्यूनरेशन पर भी काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ प्रमोटर। प्रमोटर्स के फंक्शंस कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहला, जैसे कि हमने देखा कि ये कंपनी को स्थापित करने से रिलेटेड जो आइडियाज़ हैं उनको इकट्ठा करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन है टू कंसीव एन आइडिया फॉर्मिंग अ कंपनी एंड एक्सप्लोर इट्स पॉसिबिलिटीज़, कि कंपनी को बनाने से संबंधित आइडियाज़ को इकट्ठा करते हैं और जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं उन सब को एक्सेस करते हैं। नेक्स्ट है टू कंडक्ट नेसेसरी नेगोशिएशन फॉर द परचेज ऑफ बिजनेस, यानी कि अगर बिज़नेस खरीदा जाना है तो उसको खरीदने से संबंधित जो शुरू में जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस को फिक्स करना है वो सारा काम ये करते हैं। अगर इनको ज़रूरत पड़े तो ये एक्सपर्ट्स की सलाह भी ले सकते हैं। देन टू कलेक्ट रिक्विजिट नंबर ऑफ पर्सन, जैसा कि हमने इनकी डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि ये मैन, मनी एंड मटेरियल को इकट्ठा करते हैं, तो ये लोगों को इकट्ठा करने का काम करते हैं। तो अगर कंपनी बनेगी और सपोज करो वो कंपनी प्राइवेट कंपनी होगी, तो जैसे कि हम जानते हैं कि प्राइवेट कंपनी के केस में कम से कम सदस्यों की संख्या 2 होनी ज़रूरी है, और पब्लिक कंपनी के केस में कम से कम 7 लोगों का होना ज़रूरी है, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के ऊपर सिग्नेचर करें। तो जो प्रमोटर्स हैं ये इन सभी लोगों को इकट्ठा करने का काम करते हैं। इसके अलावा प्रमोटर्स काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में डिसीजन लेते हैं, जैसे कंपनी का नाम, कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस का प्लेस, जो शेयर कैपिटल की अमाउंट और उसकी फॉर्म, एंड देन कौन से ब्रोकर्स होंगे कंपनी के, अंडरराइटर्स कौन से होंगे, बैंकर्स कौन होगा, ऑडिटर्स कौन होंगे, कंपनी के लीगल एडवाइजर्स कौन होंगे, ये सभी डिसीजन प्रमोटर ही लेते हैं। नेक्स्ट, जैसे कि हम जानते हैं कि कंपनी के 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो ये कंपनी के लिए उसको बनाते हैं, प्रिंट करवाते हैं। देन कंपनी के जो शुरू के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, अनुबंध होते हैं, चाहे वो अंडरराइटर के साथ हों या वेंडर्स के साथ हों, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को यही करते हैं शुरू में कंपनी के बिहाफ पे। देन टू मेक अरेंजमेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्रॉस्पेक्टस, अगर कंपनी आम जनता को आमंत्रित करती है अपने शेयर्स को खरीदने के लिए, तो कंपनी को प्रॉस्पेक्टस जारी करना होता है, तो प्रमोटर ही कंपनी के बिहाफ पर प्रॉस्पेक्टस को प्रिपेयर करते हैं। देन टू अरेंज द रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, जैसे कि हम जानते हैं कि कंपनी एक लीगल एंटिटी है, तो अपने आप को लीगल रूप देने के लिए कंपनी को रजिस्ट्रेशन करना होता है, और कंपनी के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड सारे काम जो प्रमोटर्स हैं वही करते हैं। देन टू डिफ्रे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, यानी कि शुरुआती जो प्रिलिमिनरी खर्चे हैं वो यही करते हैं। एंड द लास्ट वन इज़ टू अरेंज द मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है
कि जब कंपनी जनरल पब्लिक को इनवाइट करती है अपने शेयर्स खरीदने के लिए तो कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा करना होता है, यानी कि एक निश्चित ये इंश्योर करना होता है कि एक निश्चित राशि के जो शेयर्स हैं वो लोगों ने अप्लाई किए हों। अगर उतने शेयर्स के लिए लोग एप्लीकेशन नहीं देते हैं तो ये मान लिया जाता है कि कंपनी का मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा नहीं हुआ और कंपनी को जो आए भी हैं, जिन्होंने अप्लाई भी किया है, उनको भी पैसे वापस करने पड़ जाते हैं। तो जो ये इंश्योर करना होता है प्रमोटर्स को कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा हो जाए। तो ये सारे जो फंक्शंस थे प्रमोटर्स के। नेक्स्ट टॉपिक है कि प्रमोटर्स कितने तरह के हो सकते हैं। प्रमोटर्स जो हैं वो प्रोफेशनल हो सकते हैं, यानी कि वो अपने काम में स्पेशलाइज्ड होते हैं जिसके लिए वो पर्टिकुलर फीस चार्ज करते हैं। ओकेजनल प्रमोटर्स वो होते हैं जो सिर्फ अपने लिए काम करते हैं, ये प्रोफेशनल नहीं होते हैं। फाइनेंशियल प्रमोटर्स वो होते हैं जो कंपनी को फाइनेंस प्रोवाइड करवाते हैं। एंड गवर्नमेंट प्रमोटर्स, जब गवर्नमेंट खुद कंपनी को फॉर्म करती है तो वहाँ पर गवर्नमेंट प्रमोटर होती है। नेक्स्ट टॉपिक है राइट्स ऑफ प्रमोटर। प्रमोटर्स के कुछ दायित्व कुछ अधिकार होते हैं, जैसे कि राइट टू रिसीव प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। क्योंकि प्रमोटर्स शुरू के सभी खर्चे करते हैं इसलिए उनको वापस पाने का भी इनको अधिकार होता है। हालांकि कंपनी अधिनियम में इसके बारे में जो स्ट्रिक्ट नॉर्म्स नहीं है, यानी कि कंपनी चाहे तो ये वापस ना भी करे, उसके ऊपर लीगल कोई बाइंडिंग नहीं है, लेकिन उसकी मॉरल ड्यूटी बनती है कि वह प्रमोटर्स के द्वारा किए गए सभी खर्चे उसको वापस करे। ऐसे ही नेक्स्ट है राइट टू इंडेमनिटी, यानी कि क्षतिपूर्ति का अधिकार। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के अलावा अगर प्रमोटर्स ने कोई और खर्चे किए हैं या कंपनी के बिहाफ पे कोई और काम किया है तो वो भी पाने के ये अधिकारी होते हैं। राइट टू रिसीव रेम्यूनरेशन, प्रमोटर्स बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं कंपनी को इस्टेब्लिश करने के लिए, इसलिए ये रेम्यूनरेशन पाने के भी अधिकारी होते हैं। राइट टू रिकवर प्रोपोर्शनेट अमाउंट फ्रॉम द को प्रमोटर्स, अगर एक से ज़्यादा प्रमोटर हैं और खर्चा किसी एक ही प्रमोटर ने किया हुआ है तो वो अनुपातिक रूप में बाकी प्रमोटर से भी उस अमाउंट को ले सकता है। तो ये थे राइट्स ऑफ प्रमोटर। नेक्स्ट है ड्यूटीज़ ऑफ प्रमोटर, अधिकारों के साथ कर्तव्य भी आते हैं। तो प्रमोटर्स की कुछ ड्यूटीज़ हैं, जैसे कि फर्स्ट है टू डिस्क्लोज द सीक्रेट प्रॉफिट। पहली बात तो ये कि प्रमोटर्स को कोई भी गुप्त लाभ नहीं कमाने होते, लेकिन अगर उसने कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट्स के करते वक्त कुछ भी सीक्रेट प्रॉफिट कमाया है तो उसकी ये ड्यूटी बनती है कि वो उसको डिस्क्लोज करें। देन टू डिस्क्लोज ऑल मटेरियल फैक्ट, यानी कि जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, महत्वपूर्ण तथ्य हैं कंपनी से संबंधित, वो सभी इन प्रमोटर्स को बताने होते हैं, कुछ भी छुपाना नहीं होता। देन टू डिस्क्लोज द प्रॉफिट अर्न्ड एज ए ट्रस्टी, प्रमोटर्स का कंपनी के साथ एक विश्वास का संबंध होता है, इसलिए अगर प्रमोटर्स ने ट्रस्टी के रूप में भी कुछ प्रॉफिट कमाया है तो इनको वो भी बताना होता है। देन टू डिस्क्लोज द प्राइवेट अरेंजमेंट्स, अगर प्रमोटर्स ने कुछ भी प्राइवेट अरेंजमेंट्स किए हुए हैं तो इनको वो भी डिस्क्लोज करने होते हैं, कुछ भी छुपा कर नहीं रखना होता है प्रमोटर्स को। देन ड्यूटी ऑफ प्रमोटर अगेंस्ट द फ्यूचर अलॉटी, फ्यूचर अलॉटी का मतलब है कि जिन लोगों ने कंपनी के शेयर्स के लिए अप्लाई किया है उनको फ्यूचर में शेयर्स अलॉट किए जाएंगे, तो प्रमोटर्स की इनके प्रति भी ये ड्यूटी बनती है कि ये सभी चीज़ें इनको डिस्क्लोज करके रखें, इनसे कुछ भी ना छुपाएं। नेक्स्ट है लायबिलिटीज ऑफ प्रमोटर। प्रमोटर के कुछ दायित्व हैं, जैसे कि फर्स्ट है लायबिलिटी ड्यू टू फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। प्रमोटर्स का कंपनी के साथ विश्वास का संबंध होता है, इसलिए प्रमोटर्स को कुछ भी कंपनी को छुपाना नहीं चाहिए, धोखा नहीं देना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर प्रमोटर्स ने सीक्रेट प्रॉफिट कमाए हैं तो वो डिस्क्लोज कर देने चाहिए, छुपा कर नहीं रखने चाहिए। देन लायबिलिटी फॉर मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस, जैसे कि हम जानते हैं कि अगर कंपनी जनरल पब्लिक को इनवाइट करती है अपने शेयर्स के लिए तो कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू करना होता है और उसमें सारी डिटेल मेंशन करनी होती है। अगर उस प्रोस्पेक्टस में प्रमोटर कोई भी गलत सूचना देते हैं तो इसके लिए वो लायबल होते हैं, जिसके अगेंस्ट अगर कोई भी शेयर्स या डिबेंचर्स इशू हुए हैं तो उनका अलॉटमेंट कैंसिल किया जा सकता है। जो भी अलॉटीज़ हैं वो एक तरह से कंपनसेशन के लिए डिमांड कर सकते हैं और प्रमोटर्स के अगेंस्ट जो है वो आपराधिक कार्यवाही भी शुरू की जा सकती है। नेक्स्ट है लायबिलिटी फॉर फ्रॉड, मिसटीजेंस एंड ब्रीच ऑफ ड्यूटी। फ्रॉड, कपट, मिसटीजेंस, सत्ता का दुरुपयोग,
ब्रीच ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य भंग। अगर प्रमोटर कोई भी ऐसा काम करते हैं तो कोर्ट उनको ऑर्डर कर सकती है कि वो 5 साल तक कंपनी की मैनेजमेंट में कहीं हिस्सा नहीं लेंगे एज अ पनिशमेंट। देन लायबिलिटी ऑफ इंसॉल्वेंसी, लायबिलिटी ऑन डेथ ऑफ प्रमोटर। इन दोनों के केस में यानी कि अगर प्रमोटर दिवालिया हो जाता है या प्रमोटर की डेथ हो जाती है और कंपनी के प्रति उसकी कोई भी दायित्व बनते हैं तो इस केस में उसकी पर्सनल एसेट्स को यूज़ करके उससे रिकवरी की जा सकती है। नेक्स्ट है लायबिलिटी ऑन वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। अगर कंपनी का समापन हो जाता है किसी भी वजह से और उस वक्त भी प्रमोटर्स की लायबिलिटी बनती है तो कोर्ट इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर भी दे सकती है और उसकी जो भी लॉस हुआ है उसकी वजह से उसकी भी रिकवरी उससे की जा सकती है। तो ये थे लायबिलिटीज़ ऑफ प्रमोटर्स। तो जो हमारी फर्स्ट स्टेज थी उसमें हमने पढ़ा कि जो प्रमोशन क्या होता है, प्रमोटर्स क्या होते हैं, प्रमोटर्स के कितने टाइप्स होते हैं, प्रमोटर्स के फंक्शंस क्या होते हैं, इनके राइट्स, ड्यूटीज़ एंड लायबिलिटीज़ क्या होती हैं। नेक्स्ट जो स्टेज है वो है इनकॉर्पोरेशन की स्टेज। इनकॉर्पोरेशन यानी कि रजिस्ट्रेशन। जैसे कि हम जानते हैं कि कंपनी को लीगल एग्जिस्टेंस में लाने के लिए, उसको सेपरेट लीगल एंटिटी का दर्जा देने के लिए कंपनी का रजिस्ट्रेशन जरूरी है। इसलिए प्रमोशन जैसे ही ख़त्म होता है उसके बाद इनकॉर्पोरेशन का काम यानी कि रजिस्ट्रेशन का काम शुरू हो जाता है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए क्या प्रोसीजर फॉलो करना है अब हम वो देखते हैं। कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया है। सबसे पहले प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज़, देन जो वो डॉक्यूमेंट्स जो रजिस्ट्रार के पास फाइल करने हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, और फीस। तो सबसे पहले आता है प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज़। प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज़ यानी कि जो शुरुआत में क्रियाएं की जानी हैं, जिसमें सबसे पहला है रजिस्टर्ड ऑफिस। कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस जिस स्टेट में होता है वहीं का रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी उसका रजिस्ट्रेशन करता है। इसलिए सबसे पहले कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस का चुनाव होना जरूरी है, उसके बाद ही नेक्स्ट एक्टिविटीज़ शुरू होती हैं। नेक्स्ट है नेम ऑफ कंपनी। कंपनी के नाम का चुनाव करते वक्त कंपनी एक्ट के सेक्शन 20 का ध्यान रखना चाहिए। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन है कि कंपनी का नाम किसी से मिलता जुलता नहीं होने चाहिए। कुछ शब्दों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है कि वो नहीं ले सकते कंपनी के नाम में। उन सभी को ध्यान में रखते हुए कंपनी के नाम का चुनाव करना चाहिए और कम से कम 3 जो नाम है वो रजिस्ट्रार को देने पड़ते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। नेक्स्ट है सर्टेन अपॉइंटमेंट्स। कुछ लोगों की नियुक्ति करनी पड़ती है, कुछ लोगों को अपॉइंट करना पड़ता है कंपनी में, जैसे कि कंपनी के लीगल एडवाइज़र, कंपनी के ऑडिटर, इन सभी की जो है वो अपॉइंटमेंट करनी होती है। अंडरराइटर, ब्रोकर, बैंकर्स, इन सब की अपॉइंटमेंट करनी होती है। तो ये सारे काम शुरुआती एक्टिविटीज़ में शामिल किए जाते हैं। उसके बाद आते हैं इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को शामिल किया जाता है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? बेसिकली मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स लिखे होते हैं कि कंपनी किन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बनाई गई है। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है कि जिन ऑब्जेक्टिव्स को मेमोरेंडम में लिखा गया था उनको अचीव करने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज़ की जाएंगी। तो जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है इसके ऊपर जितनी मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है मेंबर्स की कंपनी को बनाने से रिलेटेड, जैसे कि प्राइवेट कंपनी में 2 और पब्लिक कंपनी में 7, तो उन सभी लोगों के सिग्नेचर होने जरूरी हैं। तो प्रॉपरली साइन करवा के वो डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करवाना। नेक्स्ट है सेंडिंग द एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। जब ये सारी एक्टिविटीज़ फाइनलाइज हो जाएंगी तब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को एक एप्लीकेशन देना रजिस्ट्रेशन की, जिसके साथ कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कंपनी के हेड ऑफिस कहाँ पर होगा उसके प्लेस, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर, कंपनी के डायरेक्टर्स कौन से होंगे और उनकी लिखित में कंसेंट कि वो उस कंपनी के डायरेक्टर बने रहने के लिए तैयार हैं। और इसके साथ प्रिस्क्राइब्ड फीस जो कि हर कंपनी के लिए लगभग अलग अलग होती है, तो कंपनी के ऊपर जो भी एप्लीकेबल है वो फीस लगा करके रजिस्ट्रार को दिया जाता है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो अगर रजिस्ट्रार ठीक समझता है तो वो कंपनी का रजिस्ट्रेशन कर देता है। तो नेक्स्ट आता है कि जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो उससे क्या होगा? कंपनी विल बिकम रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कंपनी
का रजिस्ट्रेशन हो गया है, अब वो रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन बन गई है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैन बी प्रेजेंटेड इन द कोर्ट फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी। अब वो जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो कंपनी के अस्तित्व की पहचान है। कंपनी बिकम आर्टिफिशियल लीगल पर्सन हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी एंड कॉमन सील विद परपेचुअल सक्सेशन, यानी कि कंपनी अब एक कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति बन चुकी है जिसका अपना पृथक वैधानिक अस्तित्व है, जिसकी कॉमन सील यानी कि सार्वमुद्रा है, विद परपेचुअल सक्सेशन यानी कि अब यह लंबे समय तक चलने वाली है। इसके अलावा मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो बने थे अब वो सभी मेंबर्स के ऊपर एप्लीकेबल होंगे। कंपनी अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर पाएगी, एसेट्स को खरीद पाएगी, और वो कंपनी जिसको बिना शेयर कैपिटल के बन सकती है वो कंपनी इनकॉर्पोरेशन के इमीडिएटली बाद अपना बिजनेस भी शुरू कर सकती है। तो ये थी सेकंड स्टेज, दैट इज इनकॉर्पोरेशन। नेक्स्ट है कैपिटल सब्सक्रिप्शन। कैपिटल सब्सक्रिप्शन उन कंपनियों के लिए है, वो कंपनियां जो आम जनता को इनवाइट करती हैं कैपिटल में सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है। तो एनी कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल कैन स्टार्ट इट्स बिजनेस जस्ट आफ्टर गेटिंग द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। कोई भी कंपनी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने के इमीडिएटली बाद अपना बिजनेस शुरू कर सकती है, पर कौन सी कंपनी? जिसके पास शेयर कैपिटल नहीं होती। इसका मतलब जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्लॉज है और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का क्लॉज वो उन कंपनियों पे एप्लीकेबल होता है जिन्होंने आम जनता को अपनी शेयर कैपिटल के लिए इनवाइट करना होता है। तो जो कैपिटल सब्सक्रिप्शन है ये बेसिकली हम दो पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी वो होती है जो जनरल पब्लिक को इनवाइट नहीं करती, ये सिर्फ अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव से ही शेयर कैपिटल अरेंज करती है। पब्लिक कंपनी वो होती है जो जनरल पब्लिक को इनवाइट करती है अपने शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए, जिसके लिए वो प्रॉस्पेक्टस इशू करती है और उसमें सारी डिटेल मेंशन करती है। अगर वो प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं करती तो वो उसकी जगह पर स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस जारी करती है और लोगों को इनवाइट करती है। अब बात आती है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन की। तो जो कंपनी शेयर कैपिटल के लिए जनरल पब्लिक को इनवाइट करती है उसको सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस जो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड डिस्क्लोजर से संबंधित हैं, यानी कि वो जो निवेशक हैं उनकी सुरक्षा के लिए जो नियम बने हुए हैं उनको ध्यान में रखना पड़ता है। और इसी के साथ अगर जितना भी उन्होंने सब्सक्राइब्ड कैपिटल प्रपोज की है जिसके लिए लोग एप्लीकेशन देंगे, अगर उसका 90% से कम लोग अप्लाई करते हैं तो इसका मतलब ये है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा नहीं हुआ, यानी कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन के लिए कम से कम 90% एप्लीकेशंस आनी जरूरी हैं, तभी वो अलॉटमेंट कर पाएंगे शेयर्स की। अगर 90% एप्लीकेशंस नहीं आएंगी यानी कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा नहीं होगा तो वो सारा पैसा वापस करना पड़ेगा 15 दिन के अंदर अंदर, और अगर वो 15 दिन के अंदर उनका पैसा वापस नहीं करते तो उसके ऊपर 15% ब्याज भी देना पड़ेगा। तो ये है मिनिमम सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट और लास्ट स्टेज आती है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। बहुत सारे केसेस में हम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन को कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की डेट नहीं मान सकते। कब नहीं मान सकते? इसको समझने के लिए हम इसको ऐसे समझेंगे कि कंपनीज नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, कंपनीज हैविंग शेयर कैपिटल। जिन कंपनियों के पास शेयर कैपिटल नहीं है जैसे कि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, उनके लिए तो इनकॉर्पोरेशन की डेट ही कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की डेट होगी, यानी कि वो इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन के इमीडिएटली बाद अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। लेकिन वो कंपनियां जो जनरल पब्लिक को इनवाइट करती हैं शेयर कैपिटल के लिए, उनको अलग से कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। एज पर सेक्शन 11 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, now all newly incorporated public and private company having share capital would be required to obtain certificate of commencement of business from concerned registrar of company before commencing the business or exercising the borrowing power. इसके लिए जो डायरेक्टर्स हैं उनको एक डिक्लेरेशन भी देनी होती है, उनको बताना होता है 180 दिन के अंदर अंदर कुछ चीज़ें क्लियर करनी होती हैं। किस चीज़ के रिगार्डिंग?
फर्स्ट, दैट एवरी सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हैज़ पेड द फुल वैल्यू ऑफ शेयर्स एग्रीड टू बी टेकन बाय हिम, यानी कि जितने भी सब्सक्राइबर थे और जिन्होंने ये एग्री किया था खरीदने के लिए, उन सबसे रिलेटेड वो सारी अमाउंट पे कर चुके हैं। देन कंपनी का मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा हो चुका है, जिसके बारे में अभी अभी हमने डिस्कस किया था। और लास्ट, वेरिफिकेशन इज टू बी फिल्ड विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी रिगार्डिंग रजिस्टर्ड ऑफिस, और रजिस्टर्ड ऑफिस से रिलेटेड जो भी वेरिफिकेशन है वो पूरी कर दी गई है। अगर डायरेक्टर ये डिक्लेरेशन नहीं देते हैं तो इसके लिए उनको पेनल्टी लगाई जा सकती है, यानी कि कंपनी को 50,000 की पेनल्टी लग सकती है और जो ऑफिसर गिल्टी होगा उसको 1,000 पर डे के अकॉर्डिंग पेनल्टी लग सकती है जब तक वो डिफ़ॉल्ट कंटिन्यू रहता है, और कंपनी का नाम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के रजिस्टर से हटाया जा सकता है। तो बेसिकली मतलब जो भी डायरेक्टर्स हैं उनको डिक्लेरेशन देनी होती है। अब जो कंपनी है वो ऑनलाइन भी रजिस्टर कर सकती है अपने आप को। ऑनलाइन आजकल चीज़ें ज़्यादा सिंपल हैं। इसके लिए छोटा सा प्रोसीजर है, जैसे कि पहले उसको एप्लीकेशन देनी होती है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर लेने के लिए, इसी के साथ उसको डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट लेना होता है और उसका एज अ न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन हो जाता है। उसके बाद कंपनी जो है वो अप्रूवल लेती है जो भी उसने नाम अपना चूज़ किया है उसके लिए, और इसके बाद कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है। तो ये थी बेसिकली चारों स्टेजेस जिनके थ्रू गुजर कर एक कंपनी प्रॉपरली फॉर्म होती है, यानी कि बनती है। तो हम इसको ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं कि किसी भी कंपनी को लीगल एंटिटी बनने के लिए इन चारों स्टेजेस से होकर गुजरना है, दैट इज़ प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन एंड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अब आजकल कंपनी अपने आप को ऑनलाइन भी रजिस्टर कर सकती है और कंपनी जो है वो प्रॉपर लीगल एंटिटी बन जाती है। लास्ट में हम एक बार ये देख लेते हैं कि इस टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है, डिफाइन अ प्रमोटर एंड डिस्कस हिज फंक्शन, राइट्स, लायबिलिटीज इन डिटेल। प्रमोटर क्या होते हैं, उनके फंक्शन, राइट एंड लायबिलिटीज़ को बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है, एक्सप्लेन द स्टेप्स टू बी टेकन और अ प्रोसीजर टू बी फॉलोड फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। किसी भी कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए कौन कौन से स्टेप्स होते हैं उनको डिटेल में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है, एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ इंडियन कंपनी लॉ विद रेफरेंस टू फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, कि कंपनी अधिनियम से में कंपनी की स्थापना को लेकर के क्या प्रावधान है, इनको डिस्कस कीजिए। तो ये था हमारा चैप्टर, दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। थैंक यू।